सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हमने इस बजट में कवर करने की कोशिश की है। तो 1 फरवरी को बजट आया, उसके एक दिन पहले सरकार पिछले साल का एक, जिसको इकोनॉमिक सर्वे या आर्थिक सर्वेक्षण बोलते हैं, वो प्रस्तुत करती है और फिर उसके आधार पर बजट प्रस्तुत किया जाता है। पहला तो बजट पे एज यूजुअल बहुत प्रशंसाएं हुई हैं। सरकार तो करेगी ही, वित्त मंत्री ने तो किया ही, उसके बाद प्रधानमंत्री भी बार बार उसके बारे में बोल रहे हैं कि भारत, और सबका जोर एक ही चीज पर है। बाकी आप पीपीटी पढ़ते रहिएगा, मैं मुख्य मुद्दों पर फोकस कर रहा हूँ और आपको ये पीपीटी इसकी कॉपी मिल जाएगी पीडीएफ, तो आप फोटो नहीं भी लेंगे तो चलेगा, वो जिनको इंटरेस्ट होगा, क्योंकि कितना खींचेंगे 90 स्लाइड्स। तो सब यही प्रशंसा करते रहे कि भाई भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है और अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है और जल्दी ही तीसरी हो जाएगी, यानी भारत अमेरिका और चीन के बाद भारत का नंबर जल्दी ही आ जाएगा। इस तरह की भरपूर बातें की गई हैं, यानी आज भारत का ग्रोथ रेट जो ऑफिशियल बताया जा रहा है वो दुनिया की जो मुख्य अर्थव्यवस्थाएं हैं, मुख्य अर्थव्यवस्थाएं मतलब जो बड़े देश हैं, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, चीन वगैरह, तो ये माना जा रहा है कि भारत का ग्रोथ रेट इन सबसे ज़्यादा है और इसकी भी लगातार प्रशंसा की जा रही है। तो बजट में बस इसी चीज़ पे चर्चा है, अलग अलग पहलुओं पर, कि उसका कि बजट का एक एनालिसिस ये होना चाहिए ना कि भाई उसका लोगों पर क्या असर होता है, उसके बारे में चर्चा गायब। बस देश गजब का विकास कर रहा है और आप उस विकास में अपने आप को भूल जाइए, ये उसका इसेंस। तो चलिए बजट के कुछ मुद्दों पर बात करते हैं। हाँ, एक पीछे वाली स्लाइड में देखिए, ये आंकड़ा महत्वपूर्ण है। बजट का जो इस बार का जीडीपी है, ये माना जा रहा है कि 393 लाख कोटि यानी 4.3 ट्रिलियन डॉलर्स तक हम पहुंच गए हैं, यानी हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए हैं, ये बात की जा रही है। ग्रोथ रेट के बारे में बताया जा रहा है कि 7.4% ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड है, हो गया है। और पिछले साल के आंकड़े आप देख रहे हैं, यानी कोरोना काल से यदि अभी तक का एवरेज निकालें तो 5.8% निकलता है, जो वाकई दुनिया का सबसे ज़्यादा मुख्य अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट है, चीन से भी ज़्यादा। आंकड़े के रूप में ये आंकड़ा सही है। ये वही बात है, अमेरिका, चीन, जर्मनी के बाद भारत आगे बढ़ गया है। आप देखेंगे तो ये अमेरिका है, ये चीन है, ये जर्मनी है, जो लाल वाला, ये ब्लू वाला जो है, ये जीडीपी ग्रोथ रेट, ये टोटल जीडीपी है। तो टोटल जीडीपी में वाकई आप देखेंगे 1, 2, 3 भारत चौथे नंबर पर है। जापान भारत से कुछ कह रहे पीछे है, कुछ कह रहे हल्का सा आगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी भारत जापान लगभग आसपास में है। अब इस पे कोई बात नहीं करता। जैसे आप मान लीजिए किसान होंगे तो 100 एकड़ जमीन होगी तो ज्यादा उत्पादन होगा, 5 एकड़ जमीन होगी तो कम उत्पादन होगा ना। तो 100 एकड़ वाला किसान बोले कि हम तो बहुत उत्पादन कर लिए, 5 एकड़ वाला तो उससे कम ही करेगा ना। तो मायने क्या रखता है? प्रति एकड़ उत्पादन, वो ज्यादा मायने रखता है ना। उसी तरह से देश में जीडीपी कुल उत्पादन है ना, तो वो तो बड़ा देश है तो ज्यादा ही होगा। मायने क्या रखता है कि प्रति व्यक्ति जीडीपी कितना हुआ। जिस तरह से किसान के लिए मायने क्या रखता है, प्रति एकड़ उत्पादन कितना हुआ, तो देश के लिए भी मायने क्या रखना चाहिए, प्रति व्यक्ति जीडीपी, क्योंकि देश बड़ा है, आबादी ज्यादा है, तो प्रति व्यक्ति जीडीपी बताओ ना। प्रति व्यक्ति जीडीपी में भारत जो है वो 3000 पे आता है और भारत का स्थान 136 पहुंच जाता है। 3 से सीधे, यानी गिरे तो एकदम धाएं।
सॉरी इसको जरा साइलेंट कर देते। तो ये आंकड़ा है, ये रियलिटी है, ये बात समझ रहे हैं? ये महत्वपूर्ण है ना, इसकी कोई बात नहीं करता। आप इसका हेडलाइन में क्या बॉटम लाइन में भी कोई चर्चा नहीं सुनेंगे कि भाई मायने रखता है कि पर व्यक्ति, पर हेड या पर कैपिटा जीडीपी कितना है, वो तो इतना कम। लेकिन अब देखिए और भी इंटरेस्टिंग आंकड़ा। अब हम आगे भी इस पे चर्चा करेंगे। असल में भारत का जो कुल जीडीपी है उसका जो टॉप 1% आबादी है वो 40% जीडीपी कंट्रोल करती है। यानी देश की कुल संपत्ति का 40% सिर्फ ऊपर के 1% के पास केंद्रित हो गया है। ये आपने सुना होगा, राहुल गांधी वगैरह ने भी इस पर चर्चा की है। 1%, ऊपर की 1% आबादी, यही 1% आबादी के पास जीडीपी का 40% है। इसका मतलब क्या हुआ कि बॉटम 99% के पास 60% जीडीपी हुआ, है ना। अब बॉटम 99% के पास 60% हुआ तो वो होता है 2.58 ट्रिलियन। बात समझ गए? टोटल था 4.3 का 60% हुआ 2.58, तो 99% के पास तो 2.58 हुआ ना। और इसका पर कैपिटा निकाल लोगे तो वो 3000 नहीं 1820 हो जाता है। पॉइंट समझ गए? और नीचे आ गया, और अब तो हम एकदम खाली पहुंच गए। भारत दुनिया के सबसे गैर बराबरी वाली देशों में पहुंच चुका है। और थॉमस पिकेटी वगैरह जो दुनिया के सबसे मशहूर अर्थशास्त्रियों में से हैं, उनका कहना है कि भारत में गैर बराबरी अंग्रेजों के जमाने में जितनी थी उससे भी ज्यादा गैर बराबरी हो गई है। 1% के पास 40% जीडीपी। तो मायने क्या रखता है कि नीचे के 99% जिसमें आप सब हैं, पर कैपिटा जीडीपी आपका कितना हुआ, तो आपका आंकड़ा पहुंचता है दुनिया में सबसे नीचे। हमारा प्रति व्यक्ति जीडीपी दुनिया के सबसे गरीब देशों के बराबर पहुंच जाता है। ये हमारी सच्चाई है। लेकिन अब एक और बात, ये तो हम ऑफिशियल जीडीपी की बात कर रहे हैं। ऑफिशियल जीडीपी कितना, टोटल जीडीपी वो कितना था, 4.3 ट्रिलियन डॉलर्स, यानी 390 मान लीजिए 390 लाख कोटि रुपए। अब यही आंकड़े पे सवाल उठ गया है। देखिए ये हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट है ऑफिशियल, लाल वाला, ठीक है। इधर बढ़ा, कोरोना काल में नीचे आया और फिर अब इतना पहुंच गया है। 23-24 तक का मैंने स्लाइड खींचा है क्योंकि मेरे कैलकुलेशन तब तक का था। ये बजट किताब में काफी विस्तार से समझाया गया है। अब भारत सरकार का उस जमाने का जो मुख्य आर्थिक सलाहकार था, जब वो रिजाइन करके वापस चला गया वर्ल्ड बैंक, तो उसने खुद कहा है कि हमारा आंकड़ा 2% इन्फ्लेटेड है, यानी 2% ऊपर करके दिखाया गया है। मोदी सरकार ने ये साबित करने के लिए कि हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट यूपीए सरकार से ज्यादा है, बार बार आंकड़े के कैलकुलेशन की पद्धति बदली ताकि साबित हो जाए कि ग्रोथ रेट ज्यादा है। मैं वो पूरी कहानी नहीं सुना रहा, उसमें बहुत टाइम जाएगा। लेकिन मैं आपके ध्यान में एक चीज लाना चाहता हूं कि देखिए आंकड़े की फर्जी इसी से साबित हो जाता है कि ये वो पीरियड है जब नोटबंदी और जीएसटी लागू हुआ था 2016 से 2018। उस दौर में सारे अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था कोलैप्स कर गई, विशेषकर अनऑर्गेनाइज सेक्टर और खेती, क्योंकि सारे लघु उद्योगों पर जबरदस्त असर पड़ा था। आपको याद होगा नोटबंदी का, और उसके बाद जो जीएसटी इन्होंने लागू किया। उसके बावजूद हमारा ग्रोथ रेट, ऑफिशियल ग्रोथ रेट
7 to 8% के आसपास है, जबकि अर्थशास्त्रियों का मानना है कि हमारा ग्रोथ रेट शायद 1.6 पर आ गया था। इतना फर्क है इनके आंकड़ों के फर्जीपने पर। अभी जो लेटेस्ट ग्रोथ रेट आया है उस पे अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि भैया आप 7% कहां से बोल रहे हो, 4% या मैक्सिमम 5% हो सकता है। अब तो दुनिया की जो सबसे अथॉरिटेटिव संस्था है, जो पूंजी वाली दुनिया की या जो आज का जो मेन स्ट्रीम दुनिया है, उसकी जो सबसे प्रेस्टिजियस संस्था है IMF, उसका रिपोर्ट आ गया है कि भाई भारत के जीडीपी के आंकड़ों पर विश्वास करना मुश्किल है। उसका रिपोर्ट आ गया है। हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से, हमने हमारा कैलकुलेशन काफी विस्तार से हमारी किताब में समझाया है, मैं अभी उसके डिटेल्स में नहीं जाता क्योंकि वही एक पूरा व्याख्यान बन जाएगा। और हमने बहुत कंजर्वेटिव एस्टिमेट किया है, यानी जो अर्थशास्त्रियों ने बोला, उन्होंने बोला 2% कम होगा तो हमने 1.5 माना है। हमारा कैलकुलेशन ये है कि हमारा जीडीपी 390 के आसपास नहीं 190 लाख कोटि रुपए पहुंचता है। पिछले साल ऑफिशियल जीडीपी है 357 लाख करोड़ रुपीस, इस साल का वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं 390। तो पिछले साल का 357 आंकड़ा, हमारा अंदाज है कि 357 नहीं है 190। और यदि ये हुआ तो इसका मतलब है कि पर कैपिटा जीडीपी तो दुनिया के गरीब देशों से भी बहुत नीचे चला जाएगा। हम असल में दुनिया के सबसे गरीब देशों में से हैं। एक अमीर देश है क्योंकि सारी संपत्ति 1% लोगों के पास केंद्रित हो गई है, और उनको हटा दिया जाए तो हम असल में दुनिया के सबसे गरीब देशों में शामिल हैं। खैर, ये तो जीडीपी की कहानी थी। ये मैंने सिर्फ थोड़ा सा मैं इसलिए लिया क्योंकि इस पे बहुत बातें हो रही हैं कि भाई दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था, उसकी मैंने आपके सामने सच्चाई रखी। अब असल में बजट पर आते हैं। बजट का मतलब क्या होता है? बजट का मतलब ग्रोथ रेट नहीं होता। बजट का मतलब होता है कि लोगों को क्या मिल रहा है। लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? गरीबी और बेरोजगारी, यानी रोजगार। दोनों के मामले में पूरे वित्त मंत्री के बजट भाषण में एक शब्द नहीं है, चर्चा ही नहीं। इकोनॉमिक सर्वे में है जो कहता है कि भाई बेरोजगारी थोड़ी बढ़ गई थी लेकिन अब गिरने लगी है और 4.8% पे आ गया है। और गरीबी के बारे में तो ये माना जा रहा है कि हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाल दिया है। ये इकोनॉमिक सर्वे में आंकड़ा आया है और वित्त मंत्री ने भी इसको बड़े गर्व के साथ इस आंकड़े को कोट किया है। तो चलिए 2 मिनट बेरोजगारी पे बात कर लें। अब मैं विस्तार से तो बात नहीं कर सकता, उस पर भी एक चैप्टर है किताब में, अभी हाल में छपी है बेरोजगारी और बजट पर हमारी किताब, लेकिन मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखता हूं। आपको याद होगा रेलवे में 35,000 पद इन्होंने विज्ञापित किए थे। 1.25 कोटी लोगों ने अप्लाई किया था। 1.25 कोटी, ये आंकड़ा है। यदि ये 35,000 भर भी लिए होते तो भी कुल 1.25 कोटी में से 0.3% को नौकरी मिलती। तब भी बेरोजगारी का आलम इतना भयंकर है कि परीक्षा नहीं हो रही थी या परीक्षा में गड़बड़ी हुई तो आपको याद होगा उस पर दंगे हुए, आज तक वो पद नहीं भरे गए। ये और हाल के आंकड़े हैं। यूपी में क्लास 4 की 11,000 नौकरियों के लिए 55 लाख अर्ज आए थे। ये अखबारों के आंकड़े हैं। तो भारत का जो सबसे विकसित राज्य माना जाता है गुजरात, 1200 पदों के लिए 5.5 लाख अर्ज आए। तो स्पष्ट ही है कि बेरोजगारी की स्थिति बहुत भयंकर है। अब ये
बेरोजगारी की स्थिति का अंदाज लगाने के लिए आपको ये भारत सरकार ने सारे सर्वे स्क्रैप करके ये सर्वे देना शुरू किया। इसको बोलते हैं पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, PLFS सर्वे। इस सर्वे ने कुछ आंकड़े दिए, अब ये भी आंकड़े आना बंद हो गए, क्योंकि जब भी आंकड़े कुछ गड़बड़ देने लगते हैं तो आंकड़े देना बंद हो जाता है। तो ये सर्वे ने 6 साल का मजदूरों को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। एक जो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है, एक जो कैजुअल वर्कर है यानी दिहाड़ी मजदूर है, और एक जो खुद काम कर रहे हैं, जैसे नहीं ऑटो रिक्शा ड्राइवर हो गए जो खुद अपनी रिक्शा के मालिक हैं, छोटे किसान वगैरह वगैरह, छोटे दुकानदार। अब बेरोजगारी की परिभाषा क्या होनी चाहिए? दुनिया भर में जो स्वीकृत परिभाषा है और भारतीय संविधान में भी जो स्वीकृत परिभाषा है वो ये है कि रोजगार किसको माना जाए? जो आपको ढंग का वेतन दे, उसको डिसेंट जॉब्स बोलते हैं। ILO की यही परिभाषा है, यूनाइटेड नेशंस की यही परिभाषा है, हमारे संविधान में भी इसका जिक्र है कि इंसान, हमारे संविधान में तो खैर और भी बातें की गई हैं रोजगार के बारे में, बहुत ही बढ़िया लाइनें लिखी गई हैं, मेरे पास समय नहीं है उस पर बात करें, लेकिन इसका बेसिक मतलब क्या हुआ कि कम से कम गरीबी रेखा से तो ऊपर वेतन होना चाहिए ना। तो सरकार ने गरीबी रेखा ही देना बंद कर दिया। मोदी सरकार की कोई गरीबी रेखा नहीं है। तो हमने क्या किया, UPA सरकार की जो गरीबी रेखा थी उसमें महंगाई जोड़कर, महंगाई जोड़ना समझते हैं ना, यानी यदि 5-6% महंगाई हर साल की है तो जाहिर तौर पर गरीबी रेखा भी उतनी बढ़नी चाहिए ना। तो हमने उसको ऊपर कर दिया, तो 2023-24 की गरीबी रेखा 11,700 रुपए आती है। ये प्रभात पटनायक वगैरह का कैलकुलेशन है, जो भारत के बहुत अच्छे अर्थशास्त्री माने जाते हैं। उन्होंने 22-23 का किया, मैंने उसको 23-24 तक कर दिया। अब ये गरीबी रेखा मान ली जाए तो PLFS का सर्वे बताता है 23-24 के आंकड़े, ये 23-24 के आंकड़े हैं कि सारे कैजुअल वर्कर्स की कमाई उससे बहुत नीचे है, सिर्फ 8,000 रुपए है महीना। ये रियल वेजेस है, यानी आप 7,000 रुपए था, ये 8,327 हो गया। इसमें ये आंकड़े जो हैं ये महंगाई को क्या बोलेंगे, महंगाई को ध्यान में रखते हुए ही है। तो रियल वेज, वास्तविक वेतन बड़ा है, तो वास्तविक वेतन 8,300 हो गया, लेकिन गरीबी रेखा से बहुत नीचे है ना। इसका मतलब है कि सारे जो दिहाड़ी मजदूर हैं वो गरीबी में जी रहे हैं, उनको रोजगार, उसको रोजगार नहीं बोला जा सकता। जो स्वरोजगार है उनका भी वेतन नीचे है, सिर्फ जो नियमित वेतन वाले हैं उनका रोज औसत वेतन गरीबी रेखा के ऊपर है। यानी अब ये, क्योंकि हमारे ये मुख्य विषय नहीं है तो, लेकिन मेरा मुद्दा क्या था, हमारा अंदाज है कि भारत में 60% लोग कम से कम बेरोजगार हैं। यानी इतने कम वेतन पे लोग क्यों काम करते हैं? क्योंकि बेरोजगारी भत्ता नहीं है ना। तो दुनिया में जहां पर बेरोजगारी भत्ता है वहां पे लोग इतने कम वेतन पे काम नहीं करेंगे। यहां पर तो आदमी मजबूर है ना, 2 दर्जन केले लेकर बैठ जाएगा सड़क के किनारे, क्योंकि केले नहीं बेचे तो सरकार तो उसको कोई बेरोजगारी भत्ता नहीं दे रही। सरकार की परिभाषा बेरोजगारी की इतनी कम है, ऑफिशियल रेट सिर्फ अभी अराउंड 4% है, क्योंकि सरकार ये मानती है कि जो व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा सिर्फ वही बेरोजगार है। यानी आप भूखों मरने के लिए इंतजार कर रहे हैं, कुछ भी आप करोगे तो आप बेरोजगार नहीं माने जाते। मैंने आपको बता दिया हमारी बेरोजगारी की, दुनिया भर में स्वीकृत बेरोजगारी की परिभाषा क्या है कि कम से कम गरीबी रेखा से ऊपर वाला वेतन मिल जाए। 60% लोग भारत में उस परिभाषा के तहत बेरोजगार माने जाते हैं। तो खैर सरकार ये मानती है कि बेरोजगारी नहीं के बराबर है, लेकिन फिर भी बजट में रोजगार की चर्चा होती है कि हमने इतने करोड़ रोजगार पैदा किए। अब मोदी सरकार ने जो वायदा किया था वो तो बाद में हमारे गृह मंत्री ने ही बोल दिया कि वो जुमला है, लेकिन फिलहाल सरकार ने 2024 में एक बहुत मशहूर योजना घोषित की थी, जिसने अखबार में हेडलाइन बनाई कि हम अगले 5 सालों में
4 कोटि युवकों को, 4 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे ट्रेनिंग देकर, और उसके लिए सरकार ने वायदा किया 40,000 करोड़ हर साल खर्च किया जाएगा। इस साल के बजट में योजना की चर्चा नहीं है, नाम नहीं आया है, लेकिन बजट के पेपर्स में इसका चर्चा है कि आपने कितना एलोकेशन दिया। तो कितना होना चाहिए? 40,000 करोड़ उस योजना के लिए। सरकार कितनी सीरियस है वो देखिए। अब बजट के बारे में एक चीज बता दें, बजट के दस्तावेजों में 3 आंकड़े आते हैं हर साल। जैसे इस साल के बजट में एक आंकड़ा आएगा कि सरकार ने अगले साल के लिए, मान लीजिए शिक्षा पर कितना बजट, कितना खर्च करना चाहती है सरकार, उसको बोलते हैं बजट अनुमान, यानी हम अनुमान लगा रहे हैं। फिर उस बजट पेपर में पिछले साल का आंकड़ा आता है कि पिछले साल अनुमान क्या था और वाकई खर्च कितना किया, तो उसको बोलते हैं सुधारित अंदाज। और उसके बाद उसी बजट पेपर में उसके 1 साल पहले का आंकड़ा आता है 2024 का, कि भाई अब पक्का हो चुका है, सारा बजट फाइनल है, वास्तविक खर्चा कितना हुआ। तो हर बजट पेपर में 3 आंकड़े आते हैं, 2 साल पहले का वास्तविक अंदाज, पिछले साल का सुधारित अंदाज, और इस साल, अगले साल हम कितना खर्च करने वाले हैं। तो हमको 2 साल पहले का वाकई खर्च मालूम है। इन्होंने 24 में जिस साल योजना अनाउंस की, 40,000 कोटि का बजट भाषण में जिक्र किया, और ऐसे बेशर्म लोग हैं कि सारा बजट पेपर ढूंढ निकाला, सिर्फ 13,000 कोटि का एलोकेशन था। 40,000 घोषणा की, 13,000 एलोकेट किया, और इस साल के बजट पेपर में पता चला कि भाईजान कोटि कोटि भूल जाइए, 16 लाख एक योजना पे खर्च हुआ, 32 कोटि एक पर, और तीसरी योजना पर 1 ही लाख खर्च हुआ है। यानी कुल मिलाकर 32 कोटि 17 लाख खर्च किया, 40,000 कोटि के बदले। है ना गजब का आंकड़ा। फिर अगले साल 25-26 के बजट भाषण में, बजट पेपर में अनाउंस किया कि भाई इस साल हम लगभग 33,000 कोटि खर्च करेंगे, 40,000 के करीब पहुंचे। इस साल के बजट पेपर में आंकड़ा आता है कि 33,300 नहीं, इन्होंने मुश्किल से करीब 1,400 कोटि खर्च किया है, और ये सुधारित अंदाज है। वास्तविक अंदाज अगले साल में यही पहुंच जाएगा, 30 कोटि या 15 लाख। और इस साल के बजट में फिर घोषणा कर दी है कि भाई 26,000 करोड़ खर्च करेंगे। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि 2 साल बाद ये आंकड़ा कहां पहुंचेगा। ये सच्चाई है, और हर आंकड़े के बारे में यही सच्चाई है। उस साल के बजट आंकड़े में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, 2 साल बाद पता चलता है कि अरे यार खर्चा तो किया ही नहीं। फिर इस साल एक और योजना घोषित कर दी, जैसे कि ये काफी नहीं था, यानी 2 साल पहले घोषित किया 40,000 करोड़ हर साल रोजगार में खर्च करेंगे। पिछले साल कैबिनेट ने एक और योजना घोषित कर दी कि हम 99,000 करोड़ यानी लगभग 1 लाख करोड़ एक नई रोजगार योजना के लिए खर्च करेंगे। 2 साल में वो खर्च किया जाएगा, 2 साल में, यानी 45,000 करोड़ हर साल। अरे भाई साहब, न पिछले साल न इस साल बजट में कहीं भी 1 रुपया भी खर्च नहीं है योजना में। मैं ढूंढते रह गया कि किधर है खर्चा, गायब, सिर्फ घोषणा है। और इस साल क्या किया? इस साल उन्होंने कमिटी अनाउंस कर दी। कमिटी में खर्चा ही नहीं करना पड़ता, तो कमिटी का नाम पड़ा है हाई पावर्ड एजुकेशन टू अनएम्प्लॉयमेंट एंटरप्राइज स्टैंडिंग कमिटी। चाहे इसका जो भी मतलब हो, पता नहीं, वित्त मंत्री से पूछेगा, मेरे से मत पूछिए। नाम बड़ा बड़ा है, कमिटी है, तो खर्च एलोकेशन करने की जरूरत नहीं है, शून्य। चल, तो ये थी रोजगार की स्थिति। अब गरीबी की स्थिति के बारे में बात करें। गरीबी में हमने आपको बताया है, सब आर्थिक सर्वेक्षण से लेकर नीति आयोग से लेकर वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री सब बोल रहे हैं कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर कर दिया है। ये आंकड़ा कहां से आया? ये आंकड़ा यहां से आया कि हमारे नीति आयोग ने दुनिया की परिभाषाओं को किनारे रखकर एक नया गरीबी रेखा का अंदाज दिया। उसको बोलते हैं राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी निर्देशांक, नया इंडेक्स गरीबी नापने का
नया मंत्र समझ लीजिए। और उसके हिसाब से उन्होंने कैलकुलेशन करके ये कैलकुलेशन आया है कि मोदी जब सत्ता में आए तो 29 करोड़ लोग गरीबी से नीचे थे, जो आंकड़ा 22-23 में घटकर 11.25 करोड़ रह गया, यानी लगातार गरीबी घटती रही। तो एक्चुअली 25 से ज्यादा, सॉरी इन्होंने 25 कहां से आया भगवान जाने, लेकिन इसके हिसाब से भी ये परसेंटेज है। 29% लोग गरीबी के नीचे थे, वो 11% आ गए और इसीलिए ये आंकड़ा 25 करोड़ थे। समझ गए? सरकार कह रही है कि गरीबी से नीचे वाले लोग की संख्या बहुत तेजी से गिरी है। मोदी सत्ता में आए थे तो लगभग 30% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। 22-23 में आते आते वो आंकड़ा सिर्फ 11% रह गया। लेकिन भाई लोग, सरकारी आंकड़ा ये बताता है कि कोरोना काल में भी गरीबी घट रही थी। कोरोना काल में भी गरीबी घट गई। अरे भाई, कम से कम बेशर्मो, कैलकुलेशन में कम से कम कोरोना काल में तो गरीबी बढ़ी हुई दिखा देते हैं। तो ऑब्वियस है ना कि फर्जीवाड़ा है। जब इन्हीं की इकोनॉमी कोलैप्स कर गई, सरकार खुद मानती है कि नेगेटिव ग्रोथ रेट है, -6% तो ऑफिशियल है, अनऑफिशियल -20% है। अरुण कुमार तो -40% तक पहुंच जाते हैं। जब पूरे देश की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई थी तो लोग गरीबी रेखा से ऊपर कैसे उठ रहे थे? इनके आंकड़े बोलते हैं। जादू की छड़ी घुमाया, गरीब गायब। तो एनीवे, ऐसे सरकार के आंकड़े। तो रियलिटी क्या है? सच्चाई नापने के लिए यूनाइटेड नेशंस की संस्था है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, वो और 5 संस्थाओं ने मिलकर दुनिया में कितने लोग भूखमरी के शिकार हैं उसका अंदाज लगाया है। उनका सर्वे बताता है कि 20 से 22 के बीच में औसतन 42% लोग भूख के शिकार हैं इस देश में, 42%, जिसमें से, और दुनिया की कुल लोग जो गंभीर भूखमरी का शिकार हैं उसकी 1/3 लोग भारत में हैं। ये इस देश में गरीबी की वास्तविकता है। इस पर हमने काफी आंकड़े दिए हैं, पूरा चैप्टर है हमारी किताब में। हमारा अंदाज है कि देश के कम से कम 60 से 70% लोग गरीबी में जी रहे हैं। 25 करोड़ उड़ गए, वो तो मैंने आपको समझा ही दिया कि पूरा फर्जीवाड़ा है। तो खैर, अब बजट पर आए कि बजट में क्या क्या हुआ। तो बजट में लोगों की निगाह से सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज है? पहला है कि देश में अमीरी गरीबी की खाई अभूतपूर्व रूप से जबरदस्त तरीके से बढ़ गई है और पिछले 100 सालों में, यानी अंग्रेजों के काल से भी ज्यादा हो गई है। ये पहला मुद्दा हुआ। दूसरा हुआ कि गरीबी में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है, और तीसरा है बेरोजगारी। यानी बजट को हमको इस निगाह से देखना चाहिए ना कि इस पर क्या असर होगा, यानी लोगों की गरीबी पर क्या असर होगा, बेरोजगारी पर क्या असर होगा, आम लोगों की जीवन की परिस्थितियों में क्या असर होगा। इस निगाह से हम बजट का विश्लेषण करेंगे। बजट में सरकार यदि अपने खर्चे बढ़ाती है, विशेषकर शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, पेंशन्स पे, खेती पे वगैरह वगैरह, तो यदि ये खर्चे बढ़ेंगे तो लोगों की जीवन की परिस्थिति बेहतर होगी। जैसे यदि सरकार खेती में अपने खर्चे बढ़ाती है तो किसान की हालत अच्छी होगी ना। यानी सरकार यदि किसान से फसल खरीदती है, किसान को खाद सस्ते में उपलब्ध कराती है, पानी सस्ते में उपलब्ध कराती है, यानी सरकार खेती पर अपने खर्चे बढ़ाती है, तो इसका मतलब क्या होगा कि खेती की स्थिति सुधरेगी। तो उपाय क्या हुआ गरीबी, बेरोजगारी वगैरह का? कि सरकार अपने बजट, अर्थसंकल्प का मतलब होता है बजट, आप जानते होंगे शायद। तो सरकार अपने बजट खर्चे में बढ़ोतरी करे, और विशेषकर सामाजिक क्षेत्रों का मतलब क्या हुआ? लोगों को पेंशन देना, शिक्षा देना, पीने का पानी उपलब्ध कराना, खेती जैसे क्षेत्र, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र, महिला
बाल कल्याण विभाग वगैरह वगैरह, इन सारे क्षेत्रों में अपने खर्चे बढ़ाएं। और यदि ये सब खर्चे बढ़ाएगी, जब आप शिक्षा पे खर्चे बढ़ाते हो, इसका मतलब क्या हुआ कि नए स्कूल खुलेंगे। नए स्कूल खुलेंगे का मतलब क्या हुआ कि नए टीचर अपॉइंट करने पड़ेंगे। नए टीचर अपॉइंट करने के साथ साथ फिर वहां पे चपरासी अपॉइंट होंगे। जो बच्चे स्कूल के बाहर है वो पढ़ने आएंगे। बच्चों की संख्या बढ़ी तो बच्चों को यूनिफॉर्म देनी पड़ेगी, किताबें देनी पड़ेगी, ब्लैक बोर्ड लगेंगे, चौक लगेगी वगैरह वगैरह। तो सारे क्षेत्रों में, यानी शिक्षा के क्षेत्र में जब रोजगार पैदा करते हैं टीचरों की भर्ती करके, तो उसके साथ साथ हर क्षेत्र में रोजगार पैदा होता है। उसी तरह से डॉक्टरों का मामला है। स्वास्थ्य क्षेत्र तबाह हो चुका है देश में। सरकारी दवाखाने खोलोगे, डॉक्टर नर्स वगैरह की भर्ती करोगे, उसमें भी सारे क्षेत्रों को फायदा मिलता है। यानी यदि शिक्षण, आरोग्य वगैरह सभी क्षेत्रों में सरकार खर्चे बढ़ाती है तो रोजगार की निर्मित होगी। यही आर्गुमेंट खेती के लिए है। खेती में सरकार खर्चे बढ़ाएगी तो खेती का सुधार होगा। खेती देश में सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। और यदि आम लोगों की खरीदने की क्षमता बढ़ेगी, एक बेरोजगार युवक को टीचर की नौकरी मिलती है तो फिर वो भरपेट खाना खाएगा, कपड़े खरीदेगा, साइकिल स्कूटर खरीदेगा, तो सारे प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार की बढ़ोतरी होती है। तो सरकार, सिंपल इकोनॉमिक्स, मैं आपको एकदम सिंपल कीनीशियन इकोनॉमिक्स समझा रहा हूं। ये दुनिया के सबसे अर्थशास्त्री का इकोनॉमिक सिद्धांत है कि सरकार यदि अपने खर्चे बढ़ाती है और रोजगार पैदा करती है तो उससे पूरी अर्थव्यवस्था को चालना मिलती है। कीन्स तो यहां तक कहता है कि बेरोजगारी हो तो सरकार कुछ लोगों को गड्ढे खोदने को लगाए और कुछ लोगों को गड्ढे बंद करने को लगाए। नेट कुछ नहीं हुआ लेकिन रोजगार पैदा हुआ, और रोजगार पैदा होगा तो अपने आप ही सारे क्षेत्रों को ग्रोथ मिलेगी। समझ गए ना? क्योंकि बेरोजगार आदमी कुछ की जेब में कुछ पैसा आएगा तो कहीं ना कहीं खर्च करेगा ना, और वो सारा जो खर्च करेगा उन सारे क्षेत्रों में ग्रोथ होगी, रोजगार पैदा होगा वगैरह वगैरह। तो यानी गरीबी वगैरह दूर होगी। ये सिंपल इकोनॉमिक्स मैंने आपको बताई। मैंने ये जानबूझ के बताया क्योंकि हम उसी एंगल से इस बजट को देख रहे हैं। तो अब केंद्र सरकार के बजट पर आए। केंद्र सरकार ने इस साल अपना बजट बढ़ाने में क्या कोशिश की, चलिए उस पर हम बात करते हैं। बेटे सबको ये पीपीटी मिल जाएगा तो अच्छा, अब यहां पर एक बात ध्यान रखिए, केंद्र की बात जब हम करते हैं वो महत्वपूर्ण क्यों है? पूरे देश में केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकारें भी हैं, लेकिन राज्य सरकारें छोटी छोटी हैं, केंद्र सरकार बहुत ज्यादा है। देश का जो कुल टैक्स इकट्ठा होता है, पूरे देश में जो कुल आमदनी इकट्ठा होती है, उसमें केंद्र सरकार और राज्य का जो टोटल इनकम है उसका 70% केंद्र सरकार इकट्ठा करती है, राज्य सरकारें सिर्फ 30% इकट्ठा करती है। ऑलराइट, ये बात समझ में? क्योंकि राज्य सरकार ज्यादा इनकम टैक्स वगैरह तो लगा ही नहीं सकते ना, कॉर्पोरेट टैक्स नहीं लगा सकते, तो इसीलिए केंद्र सरकार देश का अधिकांश पैसा इकट्ठा करती है। लेकिन राज्य सरकारें कुल जो देश में खर्चा होता है शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती वगैरह पर, उसका 60% राज्य सरकारें खर्च करती हैं, 40% केंद्र सरकार खर्च करती है। तो फिर जब राज्य सरकारें सिर्फ 30% इकट्ठा करती हैं तो 60% खर्चा कैसे करेंगी? वो खर्चा इस तरह से करती हैं कि केंद्र सरकार अपनी आमदनी का एक हिस्सा राज्यों को हस्तांतरित करती है। ऑलराइट, इसीलिए हल्ला मचता है ना, राज्य सरकारें बोलती हैं कि भाई केंद्र ने हमको पैसा नहीं दिया। उसका कमीशन बैठा हुआ है, उसको बोलते हैं फाइनेंस कमीशन। उसका कहना है कि 40% राज्यों को ट्रांसफर होना चाहिए। तो इसीलिए केंद्र सरकार की कुल कमाई का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा राज्यों को जाता है ताकि राज्य 60% खर्चा कर सके। ऑलराइट, तो हम जब केंद्र की बात करते हैं तो वो पूरे देश को प्रभावित कर रहा है ना, राज्यों को भी प्रभावित कर रहा है। तो केंद्र सरकार अपनी आमदनी इकट्ठा करने का या बढ़ाने की क्या कोशिश कर रही है, उस पर हम बात करते हैं। अब केंद्र सरकार जो पैसे इकट्ठा करती है उसका स्ट्रक्चर पर ये पीपीटी है, ये स्लाइड है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर, यानी कुल मिलाकर केंद्र ही मुख्यतः, उनकी कुल कमाई का 68% टैक्सेस से आता है। टैक्स मतलब दो प्रकार ना, एक इनकम टैक्स वगैरह और एक इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी वगैरह। तो कुल मिलाकर 68% टैक्सेस से आता है और 20%
सरकार का केंद्र सरकार का कर्जा है जिसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। वो कोई नुकसानदेह बात नहीं है। केंद्र सरकार धड़ल्ले से कर्जा ले सकती है, कीन्स इसका समर्थन करता है। दुनिया भर की सरकारें भरपूर कर्जा लेती हैं और फिर उसको अगले साल चुका देती हैं, लेती हैं, चुकाती हैं, वगैरह वगैरह। तो यानी सरकार को अपनी आमदनी बढ़ानी हो, केंद्र सरकार को, यानी बजट पे खर्चा बढ़ाना हो, क्योंकि जो आमदनी होगी वो खर्च होगा ना बजट में। तो सरकार को अपना बजट का खर्चा बढ़ाना हो तो उसके लिए सरकार को अपनी टैक्स आमदनी बढ़ानी चाहिए और कर्ज बढ़ाना चाहिए। ऑलराइट, सिंपल है। अब टैक्स में दो प्रकार है। एक है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब हुआ सीधे, उसमें आता है इनकम टैक्स जो टीचर वगैरह भरते हैं, और दूसरा है कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स का मतलब हुआ जो कंपनी आपने नफे का हिस्सा देती है, ये हुआ डायरेक्ट टैक्स। और दूसरा है जो हर वस्तु पर आप खर्च करते हो, यानी जीएसटी हो गया, पेट्रोल डीजल पे टैक्स हो गया, जो वस्तुओं पर लगता है। तो गरीब से गरीब आदमी भी बीड़ी फूकता है, दाल चावल खाता है, इन चीजों पर जो टैक्स लगता है, तो गरीब आदमी भी जीएसटी भरता है, बल्कि गरीब आदमी ही ज्यादा जीएसटी भरता है, हम आगे देखेंगे। तो सरकार दो तरीके से टैक्स बढ़ा सकती है। एक है टैक्स, अपनी आमदनी बढ़ा सकती है, एक है टैक्स बढ़ाकर, और टैक्स में भी अमीरों पर टैक्स बढ़ाकर, और दूसरा है कर्जा लेकर। ऑलराइट, ये बात समझ में आई ना यहां तक? ठीक है, आगे। अब सरकार कर क्या रही है, यहां पर मैं एक और चीज स्पष्ट कर दूं। देखिए, हर साल थोड़ी थोड़ी महंगाई बढ़ती जाती है। इस साल आपकी कमाई है 100 रुपए, अगले साल हुई 105 रुपए, और महंगाई बढ़ गई 7%। तो आपकी कमाई बढ़ी कि घटी? घटी ना, क्योंकि 7% महंगाई है, 5% तनख्वाह बढ़ी। तो 105 बढ़ी तो आप बोलेंगे घट गई, 107 बढ़ी तो आप बोलेंगे 0 बढ़ी, 110 तनख्वाह हो गई तो आप बोलेंगे एक्चुअल बढ़ गई। उसी तरह से केंद्र सरकार का बजट हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा ना महंगाई के चलते। तो क्योंकि जीडीपी बढ़ता चले जाता है, या तो सरकार का जो कुल बजट है उसका यदि हम जीडीपी से अनुपात लगा लें कि जीडीपी भी हर साल बढ़ता रहता है, उसमें महंगाई को शामिल कर लेते हैं, तो सरकार का यदि बजट खर्च जीडीपी की तुलना में बढ़ा, इसका मतलब है कि वास्तविक तौर पर बजट खर्च बढ़ा। और जीडीपी बढ़ा लेकिन बजट उसकी तुलना में घटा, इसका मतलब है कि सरकार ने वास्तविक अर्थों में अपनी कमाई कम कर दी। बात समझ गए? जैसे महंगाई जिस तरह से बढ़ती है उससे ज्यादा तेजी से आपका कमाई बढ़नी चाहिए, तो हम बोलेंगे कमाई बढ़ी। उसी तरह से सरकार का जो खर्चा है, बजट का खर्चा, यदि वो जीडीपी की तुलना में ज्यादा तेजी से बढ़ा तो हम मानेंगे कि सरकार की आमदनी बढ़ गई। तो सरकार का बजट बढ़ा, सरकार की कुल टैक्स आमदनी बढ़ी, लेकिन जीडीपी की तुलना में घटी। पॉइंट समझ में आया? हर साल थोड़ी टैक्स आमदनी तो बढ़ेगी ना, क्योंकि आपकी कमाई बढ़ जाएगी, कमाई बढ़ेगी तो टैक्स बढ़ गया। लेकिन सरकार ने यदि टैक्स इकट्ठा करने की ज्यादा कोशिश नहीं की, मैं उधर आता हूं, तो फिर वो कि कुल मिलाकर आप इतना समझ लीजिए कि वास्तविक अर्थों में, इन रियल टर्म्स, महंगाई वगैरह मिलाकर सरकार की एक्चुअल टैक्स आमदनी क्या हो रही है? घट रही है। इतना समझ में आ गया ना? इस चार्ट से, ये लाइन से 11.5% था जीडीपी का, वो 11.2% रह गया है। अगला दूसरा है बजट घाटा। हमने बात की कि सरकार अपने कर्जे बढ़ा सकती है। दुनिया के सारे देश संकट के समय अपने कर्जे बढ़ाते हैं, अमेरिका, जर्मनी, सब। लेकिन भारत सरकार अपने कर्जों को लगातार घटाती चली जा रही है। भारत सरकार अपने कर्जे, उसका एक पूरी थ्योरी है, हमने हमारी किताब में समझाया है कि इंटरनेशनल प्रेशर है, क्योंकि वो भारत की इकोनॉमी को अपने कब्जे में करना चाहते हैं, अमेरिका, फ्रांस वगैरह, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक। तो उसके चलते वो भारत सरकार की बाह मरोड़ रहे हैं कि वो अपने कर्जे कम करे, और इसीलिए भारत सरकार अपने कर्जे बढ़ाती चली जा रही है। ये कर्जे लगातार कम होते चले जा रहे हैं। अब
4.3% पर आ गया है वित्तीय टूट। इसकी जो अखबारों में प्रशंसा होती है वो सारा फर्जी इकोनॉमिक्स है। असली इकोनॉमिक थ्योरी, कीन्स की थ्योरी ये मानती है कि सरकार को अपने कर्जे बढ़ाने चाहिए। तो जब टैक्स आमदनी नहीं बढ़ेगी और कर्जा घटेगा तो सरकार की आमदनी कैसे, यानी सरकार की कुल आमदनी कैसे बढ़ेगी? और सरकार की कुल आमदनी नहीं बढ़ी तो बजट खर्चा कैसे बढ़ेगा? तो बजट खर्चा थोड़ा थोड़ा बढ़ा है। आप देखिए थोड़ा थोड़ा ये बजट खर्चा बढ़ा है ना। इस साल था 49 लाख करोड़, वो हो गया 53 लाख करोड़। लेकिन जीडीपी से तुलना करें तो घटता चले जा रहा है। बात समझ में आ गई? यानी वास्तविक अर्थों में क्या हो रहा है? बजट खर्चा घट रहा है। और 5 सालों में 4.1 परसेंटेज पॉइंट, यानी पहले था 17%, अब हो गया है 13% जीडीपी का। ये बहुत ज्यादा हो गया है। और ऊपर से एक तरफ बजट खर्चा घटता चले जा रहा है। उस घटते हुए बजट खर्चे में, यानी पहले 100 रुपए बजट था, अब 80 रुपए हो गया। बात समझ गया ना? वास्तविक खर्च 80 रुपए में से सरकार, एक शब्द इस्तेमाल होता है भांडवली खर्च, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर पर, सड़कें बनाने पर, रेलवे में, कंपनियों को, बिजली कंपनियों को वगैरह जो सरकार पैसे देती है उस पे अपना खर्चा बढ़ाती चली जा रही है। और पिछले 6 सालों में लगातार बढ़ता चला गया है। और बजट खर्च की तुलना में भी अब वो 23% पहुंच गया, यानी कुल बजट खर्चे का 23% सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च करती है। ये बात समझ में? इसकी बड़ी प्रशंसा की जाती है कि अरे वाह कितना कमाल की बात है। अब उसकी असलियत पे बात करें। देखिए ये सारा ना आजकल पूरी मेन स्ट्रीम इकोनॉमी सब बिक चुके हैं। हमने काफी पहले, कुछ साल पहले मेन स्ट्रीम इकोनॉमिस्ट को डिबेट के लिए चैलेंज किया था। एक यूनिवर्सिटी है यहाँ पे बहुत मशहूर, उन्होंने इनवाइट किया था। एक तरफ हम लोग थे, दूसरी तरफ उन्होंने भारत के सबसे बड़े अर्थशास्त्रियों को इनवाइट किया कि आइए डिबेट कीजिए। नाम सुनकर वो लोग आए थे। एक आया अहमदाबाद IIM का, वो बेचारा, उसकी बेचारे की हालत हो गई। बाकी ये हम लोगों से बहस करने को तैयार नहीं। उसका कारण ये है कि इकोनॉमिक थ्योरी में यदि असलियत पढ़ा दे तो सारे विद्यार्थी जो है बगावत कर देंगे, ये क्या चल रहा है, तो पूरा झूठ पढ़ा दे। तो इसी तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर की बढ़ोतरी, यानी बुलेट ट्रेन पे खर्चा बढ़ गया, एयरपोर्ट पे खर्चा बढ़ गया, ये इसकी बड़ी प्रशंसा की जाती है कि बहुत अच्छा है। मेट्रो बन रही है, उस पर प्रशंसा की जाती है। अब बात क्या है? असलियत क्या है? सरकार और सारे अर्थशास्त्री क्या बोलते हैं कि जब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाते हो तो उससे रोजगार पैदा होगा। भाई सड़कें बनेगी तो रोजगार पैदा होगा, नई रेल लाइन बनेगी तो रोजगार पैदा होगा, राइट? और उसके चलते इकोनॉमी को चालना मिलेगी, यानी जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ेगा। ऊपर से ये ठीक लगता है। असलियत क्या है? सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर लगातार बढ़ाया है लेकिन रोजगार तो पैदा नहीं हो रहा है। और जीडीपी ग्रोथ रेट पे हमने बात कर ही ली है कि पूरे जीडीपी ग्रोथ रेट का कबाड़ा निकल गया है, हम दुनिया में सबसे नीचे पहुंच गए। अब ये विसंगति क्यों? चलिए आपको समझाते हैं। विसंगति ये है कि देखिए, माना क्या जा रहा है कि सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी तो कंपनियां अपना निवेश बढ़ाएंगी, प्राइवेट कंपनियां, और प्राइवेट कंपनियां निवेश बढ़ाएंगी तो उत्पादन बढ़ेगा और रोजगार पैदा होगा। निवेश बढ़ाएंगी मतलब कोई प्राइवेट कंपनी ने अपने फैक्ट्री में 100 करोड़ रुपए लगा रखे हैं, वो 100 करोड़ को 150 करोड़ करेगी। 150 करोड़ क्यों करेगी? क्योंकि उत्पादन बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ेगा और बिकेगा। तो कोई भी प्राइवेट कंपनी इन्वेस्टमेंट कब बढ़ाती है? जब डिमांड बढ़ती है।
यानी साबुन की कंपनी और साबुन तब बनाएगी जब साबुन बिकेंगे ना। यदि साबुन नहीं बिक रहे और जितना बन रहा है वो भी पूरी तरह से नहीं बिक रहा, तो साबुन कंपनी को आप कितनी भी सब्सिडी दे दो, वो साबुन उत्पादन नहीं बढ़ाएगी। ये तो समझ गए, सिंपल इकोनॉमिक्स है। तो हो क्या रहा है, सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर किस क्षेत्र में कर रही है? हाईवेज बनाने पे कर रही है। 25% कैपिटल एक्सपेंडिचर हाईवे पर है। लेकिन भाई सरकार से ये पूछना चाहिए ना कि आप तो हाईवे बनाते ही नहीं, तो 25% खर्चा किस पे कर रहे हो? मालूम किस पे कर रहे हैं? वो 25% खर्चा प्राइवेट कंपनियों को जा रहा है। ये जो सारे हाईवे बन रहे हैं ना, वो सारे हाईवे में सरकार उन कंपनियों को अनुदान देती है, ग्रांट, लोन नहीं, 40% ग्रांट देती है। यानी पूना से कोल्हापुर का हाईवे बन रहा है, मान लीजिए 1000 करोड़ खर्च हो रहे हैं, तो उसमें से 400 करोड़ सरकार अपनी जेब से देती है, यानी बजट से जाता है। तो असल में कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है उसका एक बड़ा हिस्सा प्राइवेट कंपनियों को जा रहा है, इस उम्मीद में कि यदि वो उनको गया तो रोजगार पैदा होगा। लेकिन सरकार जिन क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट कर रही है, कुल मिलाकर आंकड़े क्या बता रहे हैं कि हमारे देश में गरीबी भयंकर है, महंगाई भयंकर है। ये पिछले 6 साल से लगातार कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाते चले जा रहे हैं। लगातार कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने पर यदि गरीबी और महंगाई कम नहीं हो रही तो लोग अपना सामान क्यों खरीदें? मतलब यानी लोग खरीद नहीं पा रहे। लोग यदि खरीद नहीं पा रहे तो डिमांड नहीं बढ़ रही, तो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा? आपको कंपैरिजन करना हो तो चीन और भारत की तुलना करते हैं। चीन में कार और कंप्यूटर्स की टोटल बिक्री, दोनों की आबादी एक जैसी है, आपको मालूम है। चीन की बल्कि अब थोड़ी कम हो गई, लेकिन चीन में कार्स और कंप्यूटर्स की बिक्री भारत से 10 गुना ज्यादा है। फ्रिज की, वॉशिंग मशीन की बिक्री भी भारत से 7, 8, 9 पट ज्यादा है। यानी चीन का मार्केट भारत से बहुत बड़ा है ना। क्यों बहुत बड़ा है? क्योंकि वहां पर उतनी गरीबी, बेरोजगारी नहीं है। तो इसीलिए सारी कंपनियां चीन में इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं, क्योंकि वहां पर लोग खरीद रहे हैं ना। तो भारत में, चीन में एक और उदाहरण देता हूं। चीन में भारत से डबल टीचर्स है, आबादी एक ही है, टीचरों की संख्या भारत से दुपट है और बढ़ती जा रही है। और भारत में टीचरों की संख्या एक्चुअली अब घट रही है, कुल टीचर्स, क्योंकि शिक्षा पे खर्चा ही नहीं हो रहा। तो यदि आपको टीचर्स की संख्या भारत में बढ़ानी है, जिसका बहुत स्कोप है, तो सरकार को खर्चा कहां करना पड़ेगा? हाईवे पर नहीं, शिक्षा पे खर्चा करेंगे तो टीचरों की नौकरी पैदा होगी और उससे पूरी इकोनॉमी को चालना मिलेगी। यदि तुलना की जाए तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्चा और शिक्षा स्वास्थ्य पे खर्चे की तुलना की जाए तो कोई भी इकोनॉमिस्ट आपको बताएगा कि यदि देश में गरीबी, बेरोजगारी है तो शिक्षा स्वास्थ्य पे खर्चा बढ़ाइए, हाईवे पर नहीं, उससे ज्यादा इकोनॉमी को चालना मिलेगी। ये सब सिंपल इकोनॉमिक्स है जो मैं आपको समझा रहा हूं। तो यदि सरकार को मांगनी बढ़ानी है इकोनॉमी में, गरीब लोगों के हाथों में पैसा देना है, तो वो रेलवे पर, और रेलवे पर रेल लाइन बिछाना तो ठीक है, ये रेलवे में नई रेल लाइन नहीं बिछा रहे, रेलवे को प्राइवेट करने पर खर्चा हो रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों बढ़ाया जा रहा है? ताकि रेलवे स्टेशन प्राइवेट किए जाएं, और क्योंकि कोई कंपनी प्राइवेट रेलवे स्टेशन को खरीदना नहीं चाहती, तो प्राइवेट कंपनियों को सरकार पैसे देती है कि हम तुमको पैसे देते हैं, रेलवे स्टेशन खरीदो। तो रोजगार कहां पैदा हुआ? रेलवे स्टेशन तो वही था, सरकारी हाथों से प्राइवेट हो गया। हाईवे में जरूर रोजगार पैदा होता है, लेकिन वो बहुत ही खराब रोजगार है ना, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है। तो यदि उससे अच्छा है कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र में, यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती वगैरह में खर्चा बढ़ाए, उसके बदले सरकार खर्चा कहां बढ़ा रही है? कैपिटल एक्सपेंडिचर पर। कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने से औद्योगिक उत्पादन नहीं बढ़ रहा, ये आंकड़े हैं।
ये मोदी सरकार के आंकड़े हैं। पिछले 12 साल में एवरेज इंडस्ट्रियल ग्रोथ सरकारी आंकड़ों से 3% है और यूपीए काल में 8% थी। इंडस्ट्रियल ग्रोथ क्यों नहीं बढ़ रही? क्योंकि फैक्ट्रियां उत्पादन नहीं बढ़ा रही, क्योंकि गरीबी बेरोजगारी भयंकर है ना, तो लोग सामान नहीं खरीद रहे। तो फिर हम उसी लॉजिक पे पहुंचे कि यदि देश में गरीबी बदहाली को टैकल करना है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाकर नहीं, सार्वजनिक क्षेत्रों पर, शिक्षा, स्वास्थ्य वगैरह पर सरकार को खर्चे बढ़ाने चाहिए। अब हम बहुत फास्ट चल रहे हैं, लेकिन मैं मोटा मोटी कोशिश कर रहा हूं कि मुख्य बातें आपको समझ में आए। आगे ये उसके आंकड़े हैं। रास्ता निर्माण मंत्रालय में 25% कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेलवे पे 22% कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये सारा सरकार क्यों खर्चा कर रही है? नहीं, पीछे वाला, क्योंकि सारे बड़ी कंपनियों को ये पैसा ट्रांसफर हो रहा है कि तुम हाईवे बनाओ, मेट्रो बनाओ, रेलवे खरीदो। वो जो तेजस नई रेल लाइन चली वो नई अडानी को दे दिया है। यानी इन सब पे खर्चा हो रहा है। और जब इन सब पे खर्चा हो रहा है, जब सरकार का बजट 100 रुपए का 80 रुपए हो गया है, 80 रुपए में से 20 रुपए या 25 रुपए आप कैपिटल एक्सपेंडिचर पे दे रहे हो, तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं कटौती करनी पड़ेगी ना, यदि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हो। नहीं समझे? पहले बजट था 100 रुपए, अब हो गया 80। पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर था 20, अब हो गया है 25। तो 80 का 25, जब आपने 100 का 80 कर दिया और 80 में से 25 दे दिया, तो सोशल सेक्टर कहीं ना कहीं कटौती करनी पड़ेगी ना, क्योंकि एक जगह बढ़ा रहे तो कहीं घटाओगे। तो कहां घट रहा है? सरकार के सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर पे घट रहा है। और यही देश में हो रहा है कि सरकार का सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर लगातार घटता चले जा रहा है। अब भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर, मतलब सोशल सेक्टर मतलब समझ गए ना, शिक्षा, स्वास्थ्य वगैरह वगैरह, पानी वगैरह वगैरह, दुनिया में सबसे कम है। हमारे देश की शिक्षा, स्वास्थ्य वगैरह की हालत भयंकर है। पेंशन तो सरकार 200 रुपए देती है, केंद्र सरकार, आज भी। तो इतना कम जो सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर है, उसके चलते भारत वैसे ही दुनिया में सबसे कम है, इसमें सरकार और कटौती कर रही है। दो किस्म के सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर है। एक है जिसको ऑफिशियली सरकार सब्सिडी बोलती है, यानी फूड सब्सिडी, राशन की दुकानों पे, खत सब्सिडी, खाद पे जो सब्सिडी देती है किसानों को, और तीसरा गैस में सब्सिडी, जो आपको रसोई गैस में मिलता है। ये सब में कटौती इतनी जबरदस्त हुई है कि पिछले 6 सालों में 42% की कटौती हुई है। 42%। एक सेकंड पीछे। और जब मोदी सत्ता में आए थे तब से तुलना की जाए तो 50% की कटौती हुई है। 50%। अब सामाजिक क्षेत्र की परिभाषा में हमने 19 सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र ले लिए हैं जिसका लोगों से सीधा असर पड़ता है। उसमें शहर मंत्रालय आ गया, ग्रामीण विकास मंत्रालय आ गया, यानी गांव के विकास पर जो खर्चा करते हो, बिजली, पानी वगैरह तो है ही, महिला बाल विकास मंत्रालय, उसके बजट में पिछले, ये एक्चुअल खर्चा है और ये एज अ परसेंटेज ऑफ बजट कितना खर्चा किया जा रहा है। कोरोना के समय अपने पीक पर पहुंचा था 30%, अब वो घट के 18% पे रह गया है, 12% कम हो गया है। यानी जो सामाजिक क्षेत्र का खर्चा वैसे ही दुनिया में सबसे कम है, उसमें भी कटौती लगातार सरकार करती चली जा रही है। और इसके अलावा तीसरा क्या कर रही है? जब सरकार का बजट खर्च बढ़ नहीं रहा, उसमें से ज्यादा बड़ा हिस्सा कैपिटल एक्सपेंडिचर में चला गया है, सड़कें और प्राइवेट रेलवे के निजीकरण पे, तो राज्यों को पैसा हस्तांतरित
कम करती चली जा रही है। संविधान के विरोध में कमीशन बैठा हुआ है जो कहता है कि सरकार को 42% देना चाहिए। ऑन द एवरेज सरकार सिर्फ 33% दे रही है, 42% नहीं, जिसके चलते कि आने वाले साल में राज्य सरकारों को लगभग 3 लाख करोड़ का नुकसान होगा। जितना उनको मिलना चाहिए उससे लगभग 3 लाख करोड़ रुपए कम। तो राज्य सरकारें शिक्षा, स्वास्थ्य वगैरह पे भी भरपूर खर्चा करती हैं, उनके बजट खर्च का ज्यादा बड़ा हिस्सा ही है। तो जब केंद्र राज्यों को खर्चा कम देगा तो राज्यों को शिक्षा, स्वास्थ्य वगैरह पे खर्चा कम करना पड़ेगा। तो नतीजा ये है कि केंद्र ही राज्यों को फोर्स कर रहा है कि तुम अपने खर्चे कम करो। अब चलिए अब बजट पे आते हैं कि वाकई बजट के अंदर क्या क्या हो रहा है। बड़ा मजेदार है, बजट भाषण में बड़ी बड़ी बातें, तमाम योजनाएं घोषित की गई, लेकिन भाई साहब उन योजनाओं में बजट एलोकेशन शून्य है। ये इतनी कमाल की सरकार है ना, ये हर बजट में करते हैं। हर बजट में वित्त मंत्री के भाषण में आधा समय बड़ी बड़ी योजनाओं में जाता है। जैसे उन्होंने क्या घोषणा की, 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स बनाएंगे। बजट का 2 हिस्सा है, एक बजट का भाषण वित्त मंत्री का जो संसद में देता है, और उसके बाद बजट पेपर्स होते हैं जिसमें फाइनेंशियल एलोकेशन होता है कि सरकार किस मद पे कितना खर्चा करेगी। वो जो एक्चुअल बजट पेपर्स हैं उसमें यूनिवर्सिटी टाउनशिप शब्द ही नहीं है। फिर हर जिले में एक लड़कियों के लिए हॉस्टल बनेगा। अरे भाई साहब, बजट पेपर्स में हॉस्टल शब्द ही नहीं है। एक बनाया शी मॉड बनेगा, शी मॉड। अब इसका भगवान जाने क्या मतलब है, शायद महिलाओं के लिए होगा, ये भी शब्द नहीं है बजट पेपर्स में। उसके अलावा और बड़ी बड़ी योजना है कि शेतकरियों के लिए हम हाई ग्रोथ करेंगे, उसका कुछ अजीब सा नाम दिया है, फार्मर्स इनकम ग्रोथ वगैरह ऐसे कुछ शब्द है। उस पर बड़ी बड़ी बातें, पूरा 3 पैराग्राफ है बजट के उसके ऊपर कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। बजट पेपर्स में एलोकेशन सिर्फ 350 कोटी है 15 राज्यों के लिए, तमाम फसलों के लिए, यानी हर राज्य में एक फसल पर सरकार 1 से 2 करोड़ रुपए देगी। वो क्या होता है, वो तो वहां के अधिकारियों की तनख्वाह में निकल जाएगा, यानी ये भी खर्चा गायब है। तो इस तरह की भरी पड़ी है। महात्मा गांधी के नाम पर एक योजना है, वो भी बजट में मेरे को कहीं नहीं मिली, वगैरह वगैरह। चैंपियन शब्द आया, चैंपियन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बनाएंगे, एसएमईज, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उसका भी बजट गायब है। वित्त मंत्री ने एक्चुअली घोषणा की कि 10,000 कोटी इस पे खर्चा मैं इस साल देने वाली हूं। अरे भाई साहब, बजट में गायब है। बहुत आंकड़े के जोड़ जाड़कर मैक्सिमम में 554 करोड़ ढूंढ पाया, 10,000 नहीं। इतना फ्रॉड करते हैं ना, कमाल ही है। खेती का बजट, चल खेती क्यों, ये देश का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि इस क्षेत्र में 50% आबादी रहती है और पूरे देश को भोजन उपलब्ध कराती है। दुनिया के सारे देश खेती को सब्सिडाइज करते हैं। अमेरिका अपने किसानों को, वहां पे किसान बहुत कम है, ज्यादातर कंपनियां खेती करती हैं, 10 लाख करोड़ रुपए सालाना देती है अनुदान। भारत का अनुदान लगभग 0 है उसकी तुलना में। अनुदान खेती के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि खेती को बिजली, खत, पानी वगैरह वगैरह लगता है, ऊपर से सरकारी खरीद लगती है। कोई भी किसान बताएगा ये सारी चीजें खेती के लिए जबरदस्त तरीके से जरूरी है। सरकार इनको सब्सिडी देती है, दुनिया भर में सब्सिडी दी जाती है, भारत भी देता है। लेकिन जिस क्षेत्र में 50% आबादी रहती है, उस क्षेत्र में खेती का बजट कुल बजट का 3% से भी कम है, यानी 100 रुपए में से सरकार 2 रुपए 80 पैसे खेती पर खर्च करती है। खेती, दुग्ध मंत्रालय, मछली मंत्रालय वगैरह वगैरह, यानी वो भी खेती से जुड़े हैं ना, 2 रुपए 80 पैसे। और ये भी घटता जा रहा है, पहले 4 रुपए था, 3 रुपए 90 पैसे, अब 2 रुपए 80 पैसे पे आ गया है। खेती से जुड़े कुछ और मंत्रालय,
एक है ग्रामीण विकास मंत्रालय जो गांव में सड़कें बनाता है, गांव में बिजली उपलब्ध कराता है वगैरह वगैरह। उसके बजट में पिछले 6 सालों में 35% की कटौती हुई है, 35%। अभी परिणाम यह है कि सरकार जब किसानों को सब्सिडी नहीं दे रही तो खेती घाटे में जा रही है और किसान आत्महत्या हो रही है। ऑफिशियल आंकड़ा है कि मोदी के पहले 9 सालों में 1,11,000 किसान और खेत मजदूरों ने आत्महत्या की है। ये ऑफिशियल आंकड़ा है। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये आंकड़ा कम है क्योंकि कई आत्महत्याएं एक्सीडेंट के रूप में दिखाई जाते हैं। अलग अलग आंकड़े होते हैं, कुछ एक्सीडेंट के आंकड़े हैं, कुछ आत्महत्या के आंकड़े हैं। ऑफिशियल आत्महत्या का आंकड़ा 1,11,000 है। क्यों? क्योंकि खेती इतने घाटे में है कि किसान आज यदि मजदूरी करे तो ज्यादा कमाई करता है, यानी बाजू के खेत में जाकर मजदूरी करे तो उससे उसकी कमाई 18,700 रुपए होती है और यदि सिर्फ फसल का उत्पादन करे तो 17,000 होती है। यानी खेती में आज कमाई मजदूरी से कम हो गई है, इतनी कम। इसीलिए कोई किसान अपने बेटे को खेती में नहीं रखना चाहता। ये जो सारे बेरोजगार आपको दिखते हैं शहरों में, किसान परिवार बड़े पैमाने पर खेती छोड़कर उनके बच्चे शहर में कंपटीशन देने आते हैं। ये खेती, ये बेरोजगारी का सबसे महत्वपूर्ण कारण आगे। और ऊपर से अब इन्होंने ट्रेड डील कर दी। मैंने आपको पहले ही बताया था, अभी आंकड़ा दिया कि अमेरिका भारत से 5 से 10 गुना ज्यादा अपने थोड़े से किसानों को सब्सिडी देता है। यानी प्रति किसान बहुत ज्यादा हो गया ना, क्योंकि भारत में किसान बहुत ज्यादा है, 50% आबादी खेती है। अमेरिका में तो मुश्किल से 1% है। तो भारत, अमेरिका उतनी ज्यादा पैमाने पर किसानों को सब्सिडी देता है। इसीलिए जब आप अमेरिका से फसल का आयात करेंगे तो क्योंकि वहां पर सब्सिडी ज्यादा है तो उनका कॉस्ट प्राइस कम होता है ना सब्सिडी के चलते, तो यहां के किसान तो पिट जाएंगे ना। ट्रेड डील होने के पहले ट्रंप के दबाव में आकर सरकार ने सोयाबीन और कॉटन पर थोड़ा इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दिया, तो परिणाम यह हुआ कि सोयाबीन तेल जिसका इंपोर्ट पिछले 2024 में 0.2 मिलियन डॉलर्स था, वो 213 मिलियन डॉलर हो गया अगले साल। और कॉटन का इंपोर्ट डबल हो गया 24 और 25 की तुलना की जाए तो। बात समझ गए? इंपोर्ट क्यों बढ़ा? सरकार ने थोड़ा ड्यूटी कंसेशन दे दिया उनको दबाव में आकर, और अब तो पूरी खुली छूट मिल रही है। तो पिछले साल जब किसान संकट में आ गए, सोयाबीन, आप महाराष्ट्र में जाइए, बुल्डाना जिले में, आपको किसान बताएंगे कि हमको रेट नहीं मिल रहा क्योंकि अमेरिका से सोयाबीन इंपोर्ट हो रहा है। अब जब आपने पूरा ट्रेड डील करके ये सारा ओपन कर दिया तो सारे तबाह हो जाएंगे ना। ये अंदाज है। अमेरिका 5 लाख करोड़, यूरोप 10 लाख करोड़, और भारत का खींचतान करके भी 2.25 लाख करोड़ की सब्सिडी बैठती है। तो इतने सब्सिडी देने वाले लोगों को यदि आप भारत में इंपोर्ट करना अलाउ करोगे तो वो तो हमारी खेती को खा ही जाएंगे ना भाई। तो सरकार ये सब क्यों कर रही है? क्योंकि नीति आयोग का दस्तावेज है जो कहता है कि हमको स्मॉल स्केल फार्मिंग नहीं चाहिए, कॉर्पोरेट फार्मिंग चाहिए। ये सरकार का धोरण है कि छोटे किसान को खेती से हटाकर सारी खेती बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस को देनी है। अभी जमीन किसके पास है? छोटे किसानों के पास। तो उनको घाटे में भेज दिया जाए, उनको मजबूर कर दिया जाए कि अडानी अंबानी वगैरह को वो अपनी जमीन बेच दे। ये सरकार का खेती का धोरण है।